हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर फार्मा। आज हम देखेंगे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, मींस ऐसे ड्रग जो हमारे स्केलेटल मसल को रिलैक्स करते हैं। अभी स्केलेटल मसल का क्या फंक्शन है, जैसे मानते हैं मैं ये अपने हाथों का मूवमेंट करना चाहता हूँ या मैं चलना चाहता हूँ या दौड़ना चाहता हूँ, ये सारी मसल मूवमेंट स्केलेटल मसल के द्वारा परफॉर्म की जाती है। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट का क्या वर्क है, वो हम क्यों दे रहे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमारी बॉडी में अकड़न हो, जैसे बहुत दर्द हो रहा है, बॉडी में स्पाज्म हो गया, मूवमेंट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो इस टाइप की कंडीशन में हम देंगे। ठीक, मींस हो गया हमारा स्पाज्म। इसके अलावा स्पास्टिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। स्पास्टिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन क्या हो गया? किसी किसी पर्सन में आपने देखा होगा कि सडनली उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा मूवमेंट बढ़ जाती है। मींस वो या तो उसमें शेकिंग आ जाएगा या तो एकदम बॉडी जकड़ गया, हम कहते हैं वो ठंडा पड़ गया अचानक से किसी पर्सन का बॉडी। तो इस टाइप की कंडीशन को स्पास्टिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कहा जाता है। तब हम ऐसे ड्रग देते हैं। इससे क्या होगा, उस पर्सन के मसल को पैरालाइज कर सकते हैं, मींस कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं, या तो उनके मसल टोन को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ऐसे ड्रग या तो स्पाज्म में या स्पास्टिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में दिया जाएगा। ठीक है, ये इससे क्या होगा, या तो ये पैरालिसिस कॉज करेगा या तो हमारे मसल टोन को कम कर देगा। अब सवाल आता है कि ये ड्रग एक्ट कैसे कर रहे हैं। तो ये समझे कि ये ड्रग एक्ट कैसे कर रहे हैं, उससे पहले ये समझते हैं कि हमारे स्केलेटल मसल में मूवमेंट हो कैसे रही है। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं अपना हाथ यहां से ऊपर ले आना चाहता हूं। ठीक है, यहाँ पे मेरे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसके लिए पहले मेरे ब्रेन से एक सिग्नलिंग आई होगी मेरे हाथों तक। कहां से? न्यूरॉन के थ्रू। ठीक है, मेरे ब्रेन से न्यूरॉन के थ्रू मेरे हाथों तक एक सिग्नलिंग आई होगी। फिर जैसे सिग्नल लास्ट में मेरे मसल पे पहुंचा तो वहां पे कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ होगा और सेल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ है। तो इसको ऐसे देखते हैं, ये मेरा ब्रेन है। ठीक है, यहां से न्यूरॉन के थ्रू मेरे सेल तक, ठीक है, ये मेरा स्केलेटल मसल का सेल है। ठीक है, यहां तक सिग्नलिंग आई होगी, तो यहां से यहां तक तो स्केलेटल मसल जा रहा है। अब इसके आगे यहां पे कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है? स्केलेटल मसल पे कौन सा रिसेप्टर है? वो है निकोटिनिक का एम टाइप का रिसेप्टर, एन एम। ठीक है, तो यहां पे मेरा एन एम रिसेप्टर पाया जाएगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया, यहां से सिग्नलिंग आई, एनएम रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा और यहां से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। कैल्शियम के इन्फ्लक्स के बाद ही तो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो यहां से आया कैल्शियम का इन्फ्लक्स। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे स्केलेटल मसल हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा तो स्केलेटल मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। अगर आपको इतना समझ में आ जाए कि कैसे स्केलेटल मसल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, तो आपको इजीली ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। अब आता है कि स्केलेटल मसल को हम कैसे रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में अगर हम ब्रेन से सिग्नलिंग को रोक दें, ठीक है, यहां से जो भी मेरे ब्रेन से सिग्नलिंग आ रही है, अगर इस सिग्नलिंग को रोक दें तो यहां तक सिग्नल आएगा नहीं ना, सेल हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, मींस पूरा रिलैक्स हो जाएगा। अगर कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? रिलैक्स होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये हुआ। इसके अलावा ये जो एनएम रिसेप्टर है, इसको ब्लॉक कर दें। अगर ये एनएम रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो इस पे भी ड्रग बाइंड नहीं करेगा और ये आगे एक्टिवेट नहीं होगा। तो दूसरा तो ये हो गया। तीसरा, हम किसी तरह का कैल्शियम के इन्फ्लक्स को रोके। ठीक है, अगर कैल्शियम का इन्फ्लक्स रुक जाएगा तो भी ये सेल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा। तो तीन चीज तो ये समझ में आ गई। हम क्या क्या कर सकते हैं? या तो ब्रेन से सिग्नलिंग रोकें, या निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करें, या कैल्शियम के इन्फ्लक्स को रोके। इसके अलावा यहां से जो सिग्नलिंग जा रही है, ठीक है, कैसे जाती है? ईपीएसपी के थ्रू, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ईपीएसपी के थ्रू सिग्नलिंग आगे जाती है। तो किसी तरह अगर हम ईपीएसपी को रोक दें तब भी हम स्केलेटल मसल के मूवमेंट को कम कर सकते हैं। तो पहला हो गया हमारा सेरेब्रो स्पाइनल एक्सिस के थ्रू ब्लॉकेज। तो हम इन 4 पॉइंट्स के थ्रू अपने स्केलेटल मसल को रिलैक्स करवा सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर एक्शन पोटेंशियल को अच्छे से देखा, उसको समझा, तो आपको समझ में आएगा कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन से हमारे रिसेप्टर तक सिग्नलिंग होती है बाय हेल्प ऑफ ईपीएसपी, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ये कहां पे होता है? जब एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ आपने देखा कि पहले वो डीपोलराइज होता है और एक्शन पोटेंशियल तक पहुंचता है, वहां से हमारा एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा और एनएम रिसेप्टर पे बाइंड करेगा।
इतना तो आपको क्लियर है। अगर हम किसी तरह इस एक्शन पोटेंशियल को रोक दे, मींस डीपोलराइजेशन को रोक दे, तब भी सिग्नलिंग आगे नहीं बढ़ेगी और ये स्केलेटल मसल हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएगा। तो ईपीएसपी को समझने के लिए अगर हम थोड़ा ग्राफ में देखें दोबारा एक्शन पोटेंशियल के, तो हमें पता है कि न्यूरॉन स्टार्टिंग में रेस्टिंग पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब ये सिग्नलिंग आएगी तो धीरे धीरे ये सोडियम के इन्फ्लक्स से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचेगा। तो हमें पता है जैसे ही ये न्यूरॉन थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंचेगा, चारों तरफ से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे और ओपन होते ही ये सडनली एक्शन पोटेंशियल तक पहुंच जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीपोलराइजेशन। अब ये एक्शन पोटेंशियल पे पहुंचेगा तो क्या होगा, यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा और नेक्स्ट न्यूरॉन पे बाइंड करेगा। सिमिलरली यहाँ से रिलीज होगा और अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। अगर हम किसी तरह इस एक्शन पोटेंशियल को ही रोके, कैसे, अगर हमें पता है ये ऊपर जाने के लिए सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है जिससे अंदर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ेंगे। अगर हम वहां पे नेगेटिव चार्जेस डालें जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन आने पे क्या होगा, ये नीचे की ओर आने लगेगा, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। अगर हम हाइपर पोलराइजेशन कॉज करेंगे तो क्या होगा, ये एक्शन पोटेंशियल नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्शन पोटेंशियल के लिए हमें ऊपर जाना पड़ रहा है, हाइपर पोलराइजेशन नीचे की ओर ले जा रहा है। इस कंडीशन में भी ये सिग्नलिंग आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब किसी पर्सन में अगर ऑलरेडी स्पाज्म स्टार्ट हो चुका है, मींस वो न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल तक पहुंच चुका है, तो इस केस में क्या होगा, जैसे वो एक्शन पोटेंशियल पे पहुंचेगा वो दोबारा से रीपोलराइज होगा, मींस नीचे की ओर आना स्टार्ट होगा। अब ये जो नीचे आता है, ठीक है, इस दौरान हमें पता है कि दोबारा से न्यूरॉन रिएक्टिवेट नहीं हो सकता। जब तक ये प्रॉपर नीचे नहीं आएगा तब तक ये दोबारा से एक्टिवेट नहीं हो सकता। तो इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, आपको याद है इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। जब तक ये रिफ्रैक्टरी पीरियड में है, मींस ये ऊपर जाके जब नीचे आ रहा है दोबारा से रीपोलराइज हो रहा है, तो इस रिफ्रैक्टरी पीरियड के बीच में, मींस इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में ये दोबारा से रिएक्टिवेट नहीं हो सकता। अगर हम रिफ्रैक्टिव पीरियड को बढ़ा दें, मींस ये जो नीचे आ रहा है इस टाइम पीरियड को हम इंक्रीज कर दें, तो हमें पता है इस टाइम पीरियड के दौरान ये न्यूरॉन दोबारा से रिएक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस रिफ्रैक्टिव पीरियड को बढ़ा सकते हैं। तो हम इन पॉइंट्स के थ्रू हमारे स्केलेटल मसल को रिलैक्स करवा सकते हैं। सबसे पहले ब्रेन की सिग्नलिंग को रोक सकते हैं, फिर इन न्यूरॉन की सिग्नलिंग को रोक सकते हैं, फिर हम अपने एनएम रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर सकते हैं जिससे सेल तक सिग्नलिंग ना जाए, ठीक है। उसके अलावा जब ये सिग्नलिंग पहुंचेगा तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, अगर हम कैल्शियम के इन्फ्लक्स को भी रोकेंगे तब भी ये सेल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा। इसके बाद आता है ईपीएसपी। ईपीएसपी क्या है, अगर हमने एक्शन पोटेंशियल वाले वीडियो को देखा था तो हमें पता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से सेल धीरे धीरे एक्शन पोटेंशियल तक जाता है। इसी पोटेंशियल को एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कहते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे सेल दूसरे सेल तक सिग्नलिंग पहुंचाता है। तो अगर हम ईपीएसपी को रोके, मींस डीपोलराइजेशन को रोके, तब भी सिग्नलिंग नहीं हो पाएगी। या तो हम क्लोरीन का एंट्रेंस करवा दे बाय हेल्प ऑफ गावा चैनल, मींस गावा रिसेप्टर के थ्रू अगर हम क्लोरीन का एंट्रेंस होगा तो ये क्या होगा, यहां से ये नीचे की ओर आने लगेगा, जिसे हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई सेल एक्शन पोटेंशियल तक पहुंच चुका है, अपना एक्शन प्रोड्यूस करने स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक आने लगता है। और हमें पता है जब भी कोई सेल एक्शन पोटेंशियल से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आता है तब तक वो दोबारा रिएक्टिवेट नहीं हो सकता। इस टाइम पीरियड को, ऊपर से नीचे आने वाले इस टाइम पीरियड को रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। तो अगर हम किसी तरह इस रिफ्रैक्टरी पीरियड को बढ़ा दें तब भी ये न्यूरॉन दोबारा रिएक्टिवेट नहीं हो सकता। तो हम रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ा के भी सेल की सिग्नलिंग को कम कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट किस टाइप के हो सकते हैं। तो हमने देखा या तो वो सेंट्रली एक्ट करेंगे, मींस सेरेब्रोस्पाइनल एक्सिस को एक्ट करेंगे, या हमारे पेरिफेरल सिस्टम पे एक्ट करेंगे। तो ड्रग्स किस टाइप के होंगे, या तो वो हमारे सेंट्रली एक्टिंग होंगे या पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग्स होंगे। तो ड्रग्स जो सेंट्रली एक्टिंग होंगे वो हमारे सेरेब्रोस्पाइनल एक्सिस को ब्लॉक करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी में मसल मूवमेंट कम हो जाएगा, पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी।
ये जनरली जनरल एनेस्थीसिया के दौरान दिया जाता है जब किसी पर्सन को बेहोश किया जाता है फॉर सम मेजर ऑपरेशंस या मेजर सर्जरी, तब सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स दिए जाते हैं। जबकि पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग्स क्या करते हैं, ये हमारे किसी बॉडी पार्ट को ही ब्लॉक करते हैं। जैसे मेरा हाथ हो गया या पैर कोई पर्टिकुलर, या जैसे सी सेक्शन होता है तब सिर्फ कमर के नीचे वाले पोर्शन को ब्लॉक किया जाता है। तो ये सारे ड्रग पेरिफेरली एक्टिंग होते हैं, मींस किसी पर्टिकुलर पार्ट को ही ब्लॉक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग्स, फिर देखेंगे सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। तो जो भी ड्रग पेरिफेरली एक्ट करते हैं वो या तो एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे या स्केलेटल मसल के सेल को ही ब्लॉक करते हैं या उसकी एक्टिविटी को रोकते हैं। जैसे कैल्शियम का इन्फ्लक्स रोका, अगर कैल्शियम का इन्फ्लक्स रुकेगा तो क्या होगा, हमारे सेल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ा सकते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ेगा तो दोबारा से डीपोलराइज नहीं होगा और अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा। इसका रीजन ये होता है कि अगर हम किसी दूसरे जगह पे बाइंड करवाए ऐसे ड्रग को, मान लेते हैं इस न्यूरॉन पे अगर बाइंड करवा दे तो हो सकता है कि ये कोई मेजर न्यूरॉन हो और ये दूसरे जगह भी एक्ट करते हैं। इससे क्या होगा, ये पेरिफेरली की जगह सेंट्रली एक्ट करने लगेगा, मींस हमारे दूसरे बॉडी पार्ट को भी ब्लॉक कर सकता है। इसीलिए जो भी पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग्स होते हैं वो एनएम या इस सेल पे ही बाइंड करते हैं। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये सेंट्रल पार्ट हो गया हमारा, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम ये सेंट्रल पार्ट हो गया, ये सेल हमारे पेरिफेरली पार्ट हो गए। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। पेरिफेरली कहां पे हुआ है, एनएम रिसेप्टर और स्केलेटल मसल के सेल। तो इनके ड्रग देखते हैं। तो इनके ड्रग को मेजरली दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है डायरेक्ट एक्टिंग और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। जो डेंड्रोलिन सोडियम होता है ये सीएनएस एक्टिंग ड्रग की तरह वर्क करते हैं और ये रेनोडिन रिसेप्टर पे बाइंड करके कैल्शियम का इन्फ्लक्स रोक देते हैं। डेंड्राइट सोडियम हमारा रेनोडाइन रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और कैल्शियम का इन्फ्लक्स रोक देगा। अब कैल्शियम का इन्फ्लक्स रुकेगा तो क्या होगा, हमारा सेल प्रॉपर्ली कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा, उसमें से स्पाज्म हट जाएगा। तो ये डेंड्राइट सोडियम ड्रग ऑफ चॉइस है मेलिंजेंट हाइपरथर्मिया के लिए। इसके बाद आता है क्विनीन। क्विनीन क्या करता है, ये रिफ्रैक्टरी पीरियड को बढ़ा देता है और मोटर एंड प्लेट की जो एक्साइटेबिलिटी है उसको भी कम कर देगा। ये मोटर एंड प्लेट का मतलब हुआ ये लास्ट वाला जो पोर्शन है जहां पे मोटर न्यूरॉन खत्म हो रहा है, इसकी एक्साइटेबिलिटी को कम कर देगा। अगर एक्साइटेशन कम हो जाएगा तो न्यूरॉन की सिग्नलिंग आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसके बाद आता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है डीपोलराइजिंग एंड नॉन डीपोलराइजिंग टाइप ऑफ ब्लॉकर्स। इसके बाद आता है हमारा डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन लीड्स टू डिप्रेशन। मींस अगर किसी पर्सन से हम कंटिन्यूअस कोई काम करवाएंगे तो वो एक टाइम बाद आके थक जाएगा और वर्क करना छोड़ देगा। चाहे हम उसको जितना भी बोले कि काम करो वो काम नहीं कर पाएगा। तो सिमिलर एक्शन होता है हमारे यहाँ पे न्यूरॉन पे। मान लेते हैं ये हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, इस न्यूरॉन से कंटिन्यूअस एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा और इस न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा, मींस लगातार स्टिमुलेट करेगा, ट्रिगर करेगा। अब थोड़ी देर बाद होता क्या है, कंटिन्यूअस डीपोलराइजेशन की वजह से ये सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाते हैं और सोडियम चैनल ब्लॉक होने की वजह से ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल -50 मिलीवोल्ट से कम हो जाएगा। अब जैसे ये -50 मिलीवोल्ट से कम हो गया, इसकी एक्टिविटी दोबारा से स्टार्ट होने में टाइम लगता है और ये अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अगर ये एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो स्केलेटल मसल अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा। तो ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हुआ, -50 से कम। ये डीपोलराइजेशन ब्लॉकिंग दो फेज में होता है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 ब्लॉकिंग कंटिन्यूअस फास्ट और रैपिड डीपोलराइजेशन की वजह से होता है। हमें पता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से कंटिन्यूअस एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा और एसिटाइलकोलिन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को कंटिन्यूअस एक्टिवेट या डीपोलराइज करेगा। अगर ये कंटिन्यूअस डीपोलराइज होगा तो थोड़ी देर बाद ये खुद को ब्लॉक कर देगा। तो इसी चीज को फेज 1 में देखा गया है। इसके बाद है हमारा फेज 2 ब्लॉकिंग।
फेज 2 ब्लॉकिंग बहुत ही स्लो ऑनसेट है और एज अ रिजल्ट ऑफ फेज 1 देखा गया है। इनकी एक्टिविटी कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर की तरह होती है, जो हम आगे देखेंगे कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर क्या है। तो सेम एक्टिविटी फेज 2 की भी होती है। ये होता है, इसका रीजन ये है कॉम्पिटिटिव ब्लॉकिंग होने का, जो हमने एक्शन पोटेंशियल में देखा था सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, ये क्या करता है, जो ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये -50 मिलीवोल्ट से कम कर देगा। अब अगर पोटेंशियल कम हो जाएगा तो ये दोबारा एक्शन शो नहीं कर पाता है, इसीलिए इनकी एक्टिविटी कैसे होती है, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर की तरह होती है। अब हम आगे देखते हैं कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स। तो कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स को भी फर्दर और डिवाइड किया गया है। इसके बाद आता है हमारा नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर या कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक रिसेप्टर है, एनएम रिसेप्टर, जहां पे हमारा एसिटाइल कोलिन आके बाइंड करेगा और अपना एक्शन शो करेगा। इसका एक्शन क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन। तो अब ये नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर है, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर क्या करते हैं, इस एसिटाइल कोलिन से कॉम्पिटिट करेंगे इस रिसेप्टर पे बाइंड करने के लिए। जैसे मान लो एक चेयर है और दो जने हैं बैठने के लिए, एक है हमारा एसिटाइल कोलिन, दूसरा ये ब्लॉकिंग ड्रग। तो ब्लॉकिंग ड्रग क्या करेगा, ये एसिटाइल कोलिन को वहां से हटा के खुद उस जगह पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो इन ड्रग की खुद की कोई एक्टिविटी नहीं होती, इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है इनकी, जीरो। इनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी जीरो है और ये कोई अपना काम तो करता नहीं है। इसने क्या किया, यहां से एसिटाइल कोलिन को हटा दिया और खुद आके इस रिसेप्टर पे बैठ गया। अब ये जब इस पे बैठ जाएगा तो कोई अपना एक्शन शो नहीं करेगा, जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगा, पूरा सेल पैरालाइज हो जाएगा। तो ये हो गया आपके ड्रग्स कंप्लीट। कौन कौन से देखा हमने, एक है डायरेक्ट एक्टिंग, एक है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, जो डिपोलराइजिंग और नॉन डिपोलराइजिंग में डिवाइड किया गया है। इसके फर्दर ड्रग्स हैं जो शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है और लॉन्ग एक्टिंग। ये ड्रग लॉन्ग टाइम तक एक्ट करेंगे और ये ड्रग कुछ ही टाइम के लिए इस पे बाइंड करके फिर हट जाएंगे। तो ये हो गया आपके ड्रग, इसको नोट कर लीजिए।